बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर योगी का गढ़ है और यहां से रवि किशन उम्मीदवार। योगी ने आज 51 सीटों की गारंटी दे दी है। बाकी 28 सीटों की प्लानिंग भी फाइनल हो चुकी है। अखिलेश यादव अभी तक 31 लिस्ट के आगे नहीं बढ़ पाए। राहुल अभी तक यूपी की 17 सीटों का फैसला नहीं कर पाए। इस वक्त सबकी निगाहें यूपी की 80 सीटों पर जाकर टिक गई हैं। यूपी की 51 वाली लिस्ट आ गई है तो यादव महासम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यूपी आ गए हैं और अखिलेश यादव बिहार पहुंच गए हैं। योगी ने गोरखपुर से यूपी को क्या मैसेज दिया? मोहन यादव ने यादवों को क्या समझाया है? अखिलेश यादव ने क्या समीकरण उत्तर प्रदेश के भीतर तैयार किया है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। मोदी का काशी, हेमा मालिनी का मथुरा, लल्लू सिंह का अयोध्या और रवि किशन का गोरखपुर। बीजेपी की 400 वाली लिस्ट की शुरुआत काशी से हुई और यहीं यूपी में बीजेपी का 80 वाला विनिंग रूट है। अपनी फर्स्ट लिस्ट डिक्लेयर करके बीजेपी ने कैसे 51 सीटें कवर कर लीं, इन्हें समझने के लिए आपको बीजेपी के कैंडिडेट सिलेक्शन के प्रोसेस को समझना होगा। पहली लिस्ट में 51 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान हुआ। इसमें 44 सिटिंग एमपी हैं। मतलब ये कि जहां जीत श्योर, वहां कोई चेंज नहीं। चेहरा सिर्फ वहीं बदला गया जहां बीजेपी 19 में चुनाव हारी हुई सीटों को लेकर बीजेपी ने नई स्ट्रेटजी बनाई। जहां पुराने उम्मीदवार का रिपोर्ट कार्ड अच्छा है, जहां जीत नजर आ रही है, वहां पुराना उम्मीदवार, और जहां नए चेहरों की जरूरत, वहां नया चेहरा। 19 के चुनाव में बीजेपी 16 सीटें हारी थी। 9 सीट पर उम्मीदवार का ऐलान हुआ, 5 सीट पर पुराने उम्मीदवार, 4 सीट पर नए चेहरों को मौका। 24 में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसी मार्च महीने में नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन में जब चुनाव के परिणाम चुनाव चलेंगे, उस समय हमारा नारा होना चाहिए, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार। अखिलेश 3 लिस्ट में अपने 62 दावेदारों का ऐलान नहीं कर सके। कांग्रेस अपनी 17 सीट में से एक कैंडिडेट नहीं बता पाई। रायबरेली और अमेठी में कैंडिडेट के ऐलान से कांग्रेस अभी बच रही है, लेकिन बीजेपी ने एक झटके में 51 नामों की घोषणा कर दी। 51 कैंडिडेट की इस लिस्ट से बीजेपी का विनिंग कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा है। यह बात अखिलेश यादव को भी समझ में आ रही है। अखिलेश यादव का यह ट्वीट देखिए। अखिलेश कैसे कंफ्यूजन में है, यह बात अखिलेश के इस ट्वीट में साफ नजर आ रही है। सियासत में ऐसा पहली बार होगा जब किसी विरोधी पार्टी के नेता को यह कहना पड़ रहा हो कि यहां दूसरी पार्टी के जीत की संभावना है। दरअसल अखिलेश यादव के पैनिक अटैक की वजह बीजेपी की चुनावी स्ट्रेटजी है। पहली लिस्ट का ऐलान होते ही प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके काशी और बाबा विश्वनाथ और काशी की जनता का आभार जताया। नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से लड़ेंगे, तीसरी बार जीतेंगे। इस पर एंटी मोदी मोर्चा को भी शक नहीं है। जो लोग पूछते हैं बाकी पार्टियों में और बीजेपी में क्या फर्क है, बीजेपी चुनाव कैसे लड़ती है, वो इन तस्वीरों से समझ लीजिए। बीजेपी फुल ऑन इलेक्शन मोड में है। पहली लिस्ट आते ही बीजेपी का प्रचार शुरू हो गया। यूपी में आज 2 बड़े इवेंट हुए। पहला गोरखपुर में हुआ और दूसरा लखनऊ में। गोरखपुर योगी का इलाका है। गोरखपुर से रवि किशन को टिकट मिला है। गोरखपुर में रवि किशन की जीत पक्की है, लेकिन योगी ने अपनी पहली चुनावी रैली गोरखपुर में ही की। गोरखपुर की जनता को क्या करना है, ये बात योगी ने समझा दी है। जनता ने भी अपनी मुहर लगा दी है। देश में असमंजस की स्थिति 2014 के पहले रहा करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है।
और याद करना 24 में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसी मार्च महीने में नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन में जब चुनाव के परिणाम चुनाव चलेंगे उस समय हमारा नारा होना चाहिए, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार का मतलब 2024 में, जब मई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार देश की बागडोर संभालेंगे तो भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ करके एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करेगा। अखिलेश जब पटना में अपनी इंडिया अलायंस की सीटें बढ़ाने के लिए मशक्कत कर रहे थे, तब लखनऊ में मोहन यादव मौजूद थे। एक तरफ बीजेपी जहां अपना वोट श्योर कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जीत के लिए अखिलेश के कोर वोटर को अपने साथ मिला रही है। लखनऊ में बीजेपी ने यादव महाकुंभ कराया, पूरे उत्तर प्रदेश के यादवों को बुलाया और मंच बीजेपी के इकलौते यादव मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को थमाया। मोहन यादव ने जय यादव जय माधव का नारा लगाया और पूरे यादव लैंड में अपना मैसेज पहुंचा। जय यादव जय माधव। मैं कोई दल विशेष का अभी प्रचार करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बात के लिए तो धन्यवाद दूंगा कि मेरे पिताजी कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, मेरे पिताजी कोई राजनीति में नहीं थे, मेरे परिवार वाले इन व्यवस्थाओं को जानते भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अपनी पार्टी के लोगों ने मुझे उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाकर 8 साल वो दर्जा दिया, राज्य मंत्री का 2003 से 2010 तक। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उतने पे नहीं रुकी, पार्टी ने फिर एक और बार मौका दिया। 2010 से 2014 तक मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष, कैबिनेट का दर्जा देकर के मौका दिया। और मुझे इस बात का गर्व है, मेरी पार्टी तो इतना अच्छा सोचती है, आप तो भाग्यशाली हो, इतनी बड़ी आबादी, इतनी संख्या में रहते हो। मेरी विधानसभा में तो अपने स्वजन 500 भी नहीं है, 2,80,000 वोट में से, लेकिन सारा समाज साथ रहता है। मोदी जी खाली कहते ही नहीं है सबका साथ, खाली बोलते नहीं है, तो वो एक गारंटी भी देते हैं कि मोदी की गारंटी है समाज में केवल 4 ही जातियां रहेगी। और हमने सबने देखा कि जहां 500 आबादी नहीं है, वहां से मुझे एक बार नहीं 3-3 बार टिकट दे करके अपने समाज का गौरव बढ़ाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चुनाव मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन यूपी की सियासत में यादव अहम फैक्टर है। यादव वोट सरनेम से ज्यादा कनेक्ट करता है, इसलिए यादव में मैसेजिंग का जिम्मा मोहन यादव को मिला है। यूपी की 9 लोकसभा सीटों पर यादव हार जीत का फैसला करते हैं। इटावा, बदायूं, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फैजाबाद, संत कबीरनगर, बलिया, जौनपुर और आजमगढ़, ये सारे समाजवादी पार्टी के गढ़ हुआ करते थे, लेकिन इनका इतिहास बदलने लगा है। इटावा लोकसभा सीट अभी बीजेपी के पास है। बदायूं ने भी मोदी के नाम पर वोट दिया। मैनपुरी में अभी डिंपल यादव हैं, फैजाबाद में लेकिन कमल खिला है। संत कबीर नगर में भी मोदी के नाम पर जीत मिली है। बलिया में भगवा है। जौनपुर में बीएसपी के श्याम सिंह यादव हैं। आजमगढ़ सपा के हाथ से गई और फिलहाल बीजेपी की है। अयोध्या में लल्लू सिंह का नाम रिपीट हुआ तो लल्लू सिंह हनुमानगढ़ी पहुंच गए। हनुमान जी के दरबार में हाजिरी लगाई और जीत का आशीर्वाद दिया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वीआईपी कैंडिडेट की चर्चा थी, लेकिन मोदी ग्राउंड वाली पॉलिटिक्स करते हैं। मोदी ने लल्लू सिंह का ही नाम फाइनल किया। कुछ संतों के आशीर्वाद से केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर से अयोध्या के राम भक्तों की अयोध्या के विकास के लिए जिम्मेदारी सौंपा है। हम कोशिश करेंगे कि मन वचन कर्म से हम अयोध्या की
सेवा कर सके। मोदी जी का जो विजन है कि अयोध्या सुंदर बने, स्वच्छ बने, हम सब मिल करके उसका प्रयास करेंगे। मथुरा बीजेपी के चुनावी मॉडल के फ्रंट पर है। यादव खुद को मथुरा के कृष्ण से कनेक्ट करता है। यहां बीजेपी ने हेमा मालिनी पर भरोसा जताया है। हेमा मालिनी तीसरी बार मथुरा से हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। तीसरी बार मथुरा से लड़ने के लिए टिकट दिया है और क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं बहुत कुछ करूं, इधर काफ़ी किया है पहले 5 साल में, सेकंड 5 साल में भी और भी बहुत बढ़िया और भी काम किया। अभी तीसरी बार है तो आई हैव टू डू मच मोर बिगर वर्क आई हैव टू डू सो दैट मथुरा का स्थल एकदम ऊपर और भी ऊपर जाए। वो तो है ही ऊपर, कृष्ण की नगरी है, तो आई हैव टू डू मच मोर देन व्हाट आई डिड। मथुरा में जाट डोमिनेट करता है। यहां 16 बार जाट उम्मीदवारों ने लोकसभा का चुनाव जीता है। अगर मथुरा के जातीय समीकरण की बात करें तो जाट करीब 3.5 लाख, ब्राह्मण 3 लाख है, ठाकुर 3 लाख, जाटव 1.5 लाख, वैश्य 1 लाख, यादव 70,000 और मुसलमान 1.5 लाख है। हेमा मालिनी ब्राह्मण हैं और हेमा के पति धर्मेंद्र जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जाट प्लस ब्राह्मण के इसी फार्मूले से हेमा 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं। अब तीसरे की तैयारी में है। जो लोग पूछते हैं विरासत वाली सियासत से बीजेपी कैसे दूर है, बीजेपी क्यों अलग है, मोदी क्यों जीतते हैं, मोदी कैसे चुनते हैं, इस लिस्ट को थोड़ा और समझना होगा। बीजेपी ने हारी हुई सीटों पर 4 नए चेहरों को मौका दिया है। इसमें श्रावस्ती लोकसभा सीट से साकेत मिश्रा, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, जौनपुर लोकसभा सीट से कृपाशंकर सिंह, नगीना लोकसभा सीट से ओम कुमार।